हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ जानकार लोगों से जो खबरें रोज़मर्रा की हैं उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है वो बताने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो कुछ हो रहा है उसकी मंशा क्या है, उसके आगे क्या होने वाला है। ये सब हम अपने व्यूवर्स को एक तरह से बताने की कोशिश करते हैं और इसमें हम मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों की, ऐसे लोगों की जो अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, जो मुल्क में सूरत हाल NRC और CAA के बाद जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और एक के बाद एक वाक़यात ऐसे कुछ हो रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली राजधानी में भी ज़रूरत पड़ी टेलीफोन और इंटरनेट बंद करने की। इससे बुरी हालत मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकती। अब तक हम दिल्ली में रहने वाले लोग कश्मीर के बारे में सुनते थे, दूसरी जगहों पर कि वहाँ फसाद हो गया, वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया। यहाँ भी दिल्ली वालों को भी ये बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे साथ हैं ZK फैज़ान साहब, बहुत ही जाने माने वकील हैं, कानून पर भी नज़र रखते हैं और समाजी जो तब्दीलियां होती हैं, जो सियासी हालात हैं उस पर भी काफ़ी बारीकी से नज़र रखते हैं। ZK फैज़ान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि जो कुछ हालात मुल्क में जिस तेज़ी से बदल रहे हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, काज़मी साहब, ऐसा है कि मिलती नहीं जब राह तो चढ़ आते हैं नाले, रुकती है मेरी तब तो होती है रवां। और जी। ये जो एजिटेशन हो रहा है और जो कुछ भी लोग सड़कों पर निकल कर के आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद कदम है। मैंने तो ये कहा कि नौजवानों को निकल कर के आना चाहिए, मैंने तो खुद ये बात कही थी। जी। और जो कुछ भी हो रहा है वो एक रिपरकशन है। असल में CAA जो है उसकी जो बात है उसको NRC से रिलेट करके देखना चाहिए। ये मुस्तकिल जो है गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं तो हैरत ज़दा हूँ कि उनके जो एंकर हैं, जो तमाम लोग हैं, वो आ करके जो मासिस में जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो बाइट लेने के लिए, तो वहाँ भी कहते हैं, अपने चैनल पे भी कहते हैं और उसको गलत ढंग से पेश करते हैं। जी। दोनों रिलेटेड इसलिए हैं कि आपने यहाँ पर मुसलमानों को अलग कर दिया। आपने कहा कि भाई हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहाँ तक कि पारसी भी अगर वो हैं हिंदुस्तान में बाहर से आए हुए, और आपने ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लिया कि वहाँ से जो लोग आए हैं उनको हम यहाँ की शहरियत देंगे। किसको नहीं देंगे? मुसलमानों को नहीं देंगे। आप इंसानी हमदर्दी की बात कर रहे हैं तो इंसानी हमदर्दी की बात कीजिए, इस पर किसको इतराज़ है? तो बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान की तो ये खूबी रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपने 3 मुल्कों का नाम क्यों लिया? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, चूँकि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। और आपने बयान में भी कहा, ये अमित शाह और मोदी इन लोगों ने बयान में भी कहा कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर माइनॉरिटी जो है प्रताड़ित की गई हैं। अभी तक पाकिस्तान तो आपका एनिमी कंट्री था, अफ़गानिस्तान के आपके ताल्लुकात तो अच्छे थे, बांग्लादेश के आपके ताल्लुकात बेहतर थे। लेकिन अब हो क्या रहा है? बांग्लादेश ने खुद, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर ने यहाँ का दौरा रद्द कर दिया। शेख हसीना ने भी वहाँ रिएक्ट किया है। तो इस तरीके से अफ़गानिस्तान को आप दुश्मन बना रहे हैं। तो इस तरह से एक तो फॉरेन पॉलिसी भी आप अपनी गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को जो आपने अलग किया है मज़हब के नाम पर, तो ये तो आप पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 14 और 15, आर्टिकल 14 में है कि तमाम लोगों को बराबर का हक दिया जाएगा। जी। और आर्टिकल 15 में यह है कि मज़हब की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, रेस और तमाम सेक्स की बुनियाद पर, प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आर्टिकल 14 और 15 को आपने बालाए ताक रख दिया। अब आप कहेंगे एक साथ मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए, तब तक तो ये अपना काम कर जाएंगे और कर रहे हैं। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी सफाई के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ही है जिसने जलीकट्टू के इशू पर जो बुल फाइट होती थी और जिसने सबरा माला मंदिर के ताल्लुक से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं। और जब वहाँ लोगों ने रिएक्ट किया है तो सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ी है और वापस लेना पड़ा है। तो इसलिए जो ये बातें हैं, आवाम का निकलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं
अब हमारा क्या है, मैं अभी यहाँ जब आ रहा था तो अभी आने 5 मिनट पहले मैंने हमारे मोबाइल पे एक मैसेज थी, तो फेसबुक पर रिएक्शन था, उन्होंने लखनऊ से उन्होंने कहा कि भाई फैजान भाई, उन्होंने जो खादमी साहब उसमें रेट किया, उन्होंने कहा अच्छी बात यह है कि मैंने ये देखा कि लोगों के अंदर से खौफ नाम की चीज़ बिल्कुल निकल गई है, अब लोगों में खौफ व हिरास नहीं है। तो आप जब किसी चीज़ को दबाएंगे, एक बाल है उसको आप दबाएंगे, बाल दबेगा दबेगा गुब्बारा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो गुब्बारा दबाएंगे तो फट जाएगा। ये जो रिएक्शन है, ये इन लोगों की जातियों का जो गुब्बारा है वो फट गया है, इसलिए अब आप निकल करके आए हैं। अच्छा, आपने अब तक जो मैंने लोगों से बातें की, वो आप पहले शख्स हैं जिसने ये कहा है कि ये जो सड़कों पे आ रहे हैं ये बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी बात, सरकार इसको एनआरसी और सीएए को अलग करके दिखाना चाह रही है। मुश्किल जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इन पे यकीन कौन करे? नहीं, पहली बात तो यकीन ना करने की। हाँ। इनके ऊपर कोई यकीन नहीं करने जा रहा है। अब से पहले कितने स्टेटमेंट बदले हैं हर बीजेपी मीन्स मोदी और अमित शाह, मोदी और अमित शाह को कोई हिस्ट्री तक को गलत करके देते हैं, पार्लियामेंट में बोल देते हैं, हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश करते हैं। तो इनको तो कोई बिलीव नहीं करने जा रहा है। बिलीव करने न करने, अच्छा, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट हो, विश्वास ही ना रहे तो फिर कैसे? नहीं, एक बात मैं कर दूं, बिलीव करने न करने की बात तो अलग है। सवाल ये पैदा होता है कि एनआरसी जो है उसमें आपने मजहब की बुनियाद पर अलग किया है कि आप सबको शहरियत देंगे अलावा मुसलमानों के। कल को जब एनआरसी आप नाफिज करेंगे, या तो आप ऐलान कीजिए और बुला करके इन राइटिंग कहिए कि साहब हम जो हैं एनआरसी लागू नहीं करेंगे। अच्छा, उसमें ये कह रहे हैं जो भारतीय हैं उन पे नहीं, अब भारतीयों पे तो शक कर रहे हो आप। अभी पूरे हिंदुस्तान के लोगों की तौहीन है कि आप सबकी नागरिकता पे शक कर रहे हैं। लेकिन जो होने वाला होगा क्या, पहली बात तो ये अजीब तमाशा हो रहा है। आप मुझे बार पता नहीं इनको क्या सूझी है कि अपने ऊपर एक मुसीबत पूरे मुल्क में लाद रहे हैं। जिस दिन एनआरसी की बात आएगी, हर शख्स को लाइन में लगना पड़ेगा, 2-2 किलोमीटर की लाइन लगेगी और हर आदमी अपना डॉक्यूमेंट निकाल करके लाएगा। देखिए, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ लाया हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं तो डॉक्यूमेंट ला करके मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, पेश कर दूंगा, आप पेश कर देंगे। हिंदुस्तान के जो 90% लोग हैं उनको दिक्कत आएगी, और खासतौर पर जो 15-20% लोग हैं जो खाना बदोश हैं, जो सपेरे हैं, जो बाजीगर हैं, जो घूमते रहते हैं, उनके पास रिकॉर्ड कहाँ से है? जो हरिजन है, दबा हुआ कुचला हुआ, जिसके पास जमीन नहीं है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास कागज रखने का जो जमीन नहीं है, वो कहाँ से बाप दादा कार्ड लाएगा? जो पढ़ने नहीं गया है वो कहाँ से अपनी बर्थ सर्टिफिकेट ले आएगा? बर्थ सर्टिफिकेट, ये जीने और मरने का जो रजिस्टर है वो तो बहुत बाद में आकर के बना है। हमारे बचपन में या मेरे फादर के जमाने में सब चीजें थी नहीं। तो अब देखिए और क्या है, हम लोगों की डेट ऑफ बर्थ एक बात बताऊं आपको, उसके बाद क्या होगा, आपका नाम जो है जब आप गए वहां पर लेने के लिए तो उसमें काजमी नहीं काजिमी कर दिया। अब आप जब पहुंचे तो उसने कहा नहीं साहब आपका नाम तो ये है, आपको हम ये नहीं करने देंगे। तो अब और आपने उसके बाद कुछ पैसा पाएगा तो कर देगा, काजमी ठीक मान लेगा। तो एक पूरा रिश्वतखोरी का पूरा भंडाराबाज खोल रहे हैं, पूरी लाइन लगाने का, पूरे मुल्क में एक एनार्की फैलाने का काम आप कर रहे हैं। हाउ दीज आर रिलेटेड, ये बुनियादी सवाल है जिसको ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, मजहब के नाम पर आपने अलग कर दिया है। तो जब पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी नाफिज करेंगे तो सबूत कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। लेकिन मान लीजिए सबूत पेश करने में 1 करोड़ हिंदू नहीं पेश कर पाया कि वो यहाँ का उसके पास कागजात नहीं निकले, 50 लाख मुसलमान नहीं पेश कर पाए, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए। नतीजा क्या होगा कि उन 1 करोड़ को तो आप शहरियत दे देंगे, मुसलमानों को आपने पहले ही कह दिया कि नहीं देंगे, तो मुसलमानों को नहीं देंगे, मुसलमान डिटेंशन कैंप में चलें। ये किसको बता रहे हैं? कितनी मैंने समझता कितनी आसानी से जो टीवी चैनल वाले पहुंच के बताते हैं। अच्छा, मैं चूंकि कुछ चीजें इंटरनेशनल तरीके से मैं बताऊं आपको, मैं जाऊंगा हमारे एग्जाम्पल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे गाँव का नाम ढंढवारा है और वहाँ जो मेरा माली में बिजली का बिल पेश किया उसमें लिखा हुआ है ढरवा। अब कैसे क्या होगा? किसी के गाँव का नाम नक्शे में खैरुद्दीनपुर है, अब वहाँ लिख उठा है दीपुर। अब कैसे क्या करेंगे? बिल्कुल। ये तो एक पूरा तमाशा कर रहे हैं पूरे मुल्क में। इसको लोग रियलाइज करेंगे जिस दिन ये शुरू होगा। और अगर इस वक्त इन्होंने इसको ना दुरुस्त किया
और ना इसको वापस लिया और अपनी जिद पर रहे और आने वाले दिनों में एनआरसी नाफिज किया तो द होल कंट्री विल गो टू कैश। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं चूंकि इंटरनेशनल चीज़ों को देखता हूँ काफ़ी, जो नेशनलिटी देने और लेने की कहानी है वो इजराइल फिलिस्तीन वाले मामले में हम देखते हैं बहुत ही नज़दीक से जी। फिलिस्तीनियों की शहरियत ख़त्म कर दी जी। और दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल की शहरियत दे दी, यानी ये कह दिया कि आप जहाँ भी हैं इजराइल की शहरी हैं और आप यहाँ आ सकते हैं। बल्कि वो एक बाकायदा टूरिज्म एक उनके यहाँ होता है जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को पहले ला करके दिखाया जाता है, ये बताया जाता है देखिए ये मकान बने हुए हैं, ये हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो क्या इस तरह से यहाँ जो मुसलमान हैं उनको पहले एनआरसी के ज़रिए गैर मुल्की साबित किया जाए, उसके बाद उनकी शहरियत ख़त्म कर दी जाए? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है? क्या देखिए साहब ऐसा, और चूंकि इजराइल से, चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू मोदी जी के बहुत नज़दीकी दोस्त बताए जाते हैं, नक्शा दिमाग में वही है, लेकिन ये फिलिस्तीन नहीं है, यहाँ लागू नहीं हो पाएगा। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतने की आशा हो गई। इसीलिए कल जो अब लोगों में मैंने देखा कि खौफ हरास नहीं है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। खास बात है कि नौजवान आ रहा है और मुल्कों की तारीख बदली है। ये जो नौजवान सड़क पे आया, आज तालिब इल्म आया है, तालिब इल्म को पूरे नौजवानों ने बैक किया है। नौजवानों को अब वहाँ हर कम्युनिटी और हर मजहब के लोग कल तो बाकायदा साबित हुआ जान दयाल आए और तमाम लोग सपोर्ट में पूरा ये पार्टियों का मसला नहीं है। पार्टी को आप कह सकते हैं कि पार्टियां अपना उल्लू, पार्टियों की बात नहीं है, आवाम निकल करके आए हैं। अब पार्टियां को आवाम लीड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं, यूथ लीड कर रहे हैं। बिल्कुल एक इनकलाबी सूरत हाल है। इनको रियलाइज अभी कर लेना चाहिए, अभी दिन दूर नहीं है। नहीं तो आने वाले दिनों में मुल्क बहुत ही खराब हालात से गुजरेगा और तब लोग जिस दिन और भी आए लोग रियलाइज करेंगे कि साहब इकोनॉमिक कंडीशन को, इकोनॉमिक हालात जो खराब हो रहे हैं उस पर भी लौट करके आएंगे। और एक बात और बता दूं आपको, अभी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये पाकिस्तान के साथ भी कुछ तमाशा कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तो आपके एनिमी कंट्री है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ताल्लुकात बांग्लादेश से जो रिएक्शन आया है उसलिए कि इतनी बेहयाई से मुसलमानों को अलग किया। बांग्लादेश में मुसलमान भी तो वहाँ से आया है और क्यों आया है? पाकिस्तान की ने ज्यादती उनके खिलाफ की थी, तभी तो बांग्लादेश ने रिवोल्ट किया। ईस्ट पाकिस्तान था ना, ईस्ट पाकिस्तान रिवोल्ट किया, हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान की ज्यादती के बाद ही तो वहां से लोग माइग्रेट करके यहाँ आए, वहां से फ्लड करके यहाँ पर आए। और पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं हो रही। जो यहीं के रहने वाले ओरिजिनल जो लोग वहां गए हुए हैं उनके साथ मुहाजिरिन के साथ ज्यादती हो रही है। पिछले दिनों अल्ताफ हुसैन का एक स्टेटमेंट आया था उनके साथ। और खुद अफगानिस्तान में भी वहां तालिबान ने मुसलमानों के साथ ज्यादती की है। तो मुसलमान तो वहां भी अफगानिस्तान में भी सताए गए हैं, पाकिस्तान में भी सताए गए हैं, बांग्लादेश में भी सताए गए हैं। लेकिन उल्लू सीधा करना है, खाली हिंदुओं को ये बताना है जो फैनेटिक हैं हिंदूज कि साहब देखिए, इसीलिए तीनों इस्लामिक कंट्री उन्होंने नाम दिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं। हालांकि अब ये बात गलत साबित हो रही है, आम हिंदू के जहन में भी ये बात आ रही है कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हिंदुस्तान के आईन को बचाने का ये सवाल है। सवाल ये है कि गांधी, नेहरू, पटेल का ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, राजेंद्र प्रसाद का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, या सावरकर और हेगड़ेवाल का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, आरएसएस का रहेगा, बीजेपी का रहेगा, मोदी और अमित शाह की तानाशाही रहेगी। इस तानाशाही को आवाम ही ख़त्म करेंगे। अच्छा, बांग्लादेश से मैं एक एपिसोड बता चुका हूँ एपिसोड में कि बांग्लादेश ने पहली बार 1970 से पहली बार मैं समझता हूँ इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है इंडिया के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि हमारी इकोनॉमी आपसे ज़्यादा अच्छी है, लोग आपके यहाँ से हमारे यहाँ काम करते हैं और हम उन्हें फ्री खाना खिलाते हैं। इस हद तक उन्होंने कहा। दूसरी बात ये कहा कि हमारे जो आप बार बार कहते हो ना बांग्लादेशी हैं, आप हमें लिस्ट दो, हम अपने लोगों को वापस बुलाएंगे और गैर कानूनी जो हिंदुस्तानी यहाँ आए हुए हैं हम उन्हें बाहर निकालेंगे। तो इस हद तक हमें सुनना पड़ रहा है। एक जो रिस्पेक्ट होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, उससे बाहर निकल करके इस हद तक इन पॉलिसीज की वजह से ये जो मीडिया का जिस तरह, मैं वही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आपके एनिमी कंट्री है। आपने बांग्लादेश जो आपका क्रिएशन है, जी बांग्लादेश से ताल्लुकात आप खराब कर रहे हैं, अफगानिस्तान से ताल्लुकात आप खराब कर रहे हैं, समझा? देखिए एक बात सुन लीजिए बिल्कुल साफ, कि माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम्स
मुस्लिम्स जो हैं यहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, जी जी 20 करोड़ हैं। जी जी अंडमान निकोबार में भी हैं, लक्षद्वीप में भी हैं, और हालांकि कश्मीर से 20 करोड़ भी और फैले हुए हैं। जी, जी, जी। तो वो दूसरे मुल्कों की तरह ये न सोचें। यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमान हैं, ऐसे निकाल के कैंपों में रख करके और इनको ठीक करेंगे, ये इनके बस की बात नहीं है। समझे आपने? और दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात, मैं बताऊं आपको, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी खामोशी का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, बल्कि उसको गलत अंदाज में ले रहे हैं। जी, जी, बाबरी मस्जिद पे उसको कमजोरी समझ कमजोरी समझ रहे हैं। बाबरी मस्जिद पे हम नहीं बोले, त्रिपुर तलाक पे हमने कोई मुजाहरा अवामी शक्ल में इस तरह से नहीं किया। कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर को क्यों खत्म किया गया, वो सीधी सीधी बात है, छोड़िए उसको। लेकिन वो हमने उस पर नहीं रिएक्ट किया, ना कश्मीर पे किया, ना इस पे किया, ना उस पे किया। और अब जो है बाबरी मस्जिद, मैंने खुद आपके चैनल पर, मैंने और दूसरे चैनल पर, और जहां भी अखबारों के जरिए मैं उसमें अपील करने वाला में था कि उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया, तो फैसला आने के बाद भी कुछ लोगों ने रिएक्ट किया, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, अब जो आपने कहा था अदालत का फैसला मानेंगे, अदालत का फैसला आप मानिए। मैं इसका उसको कहता था ऐसा करना चाहिए, मगर ये तो उसको एक कमजोरी समझ रहे हैं। तो अब मुझ जैसा आदमी भी ये कहने को मजबूर है कि यस, प्रोटेस्टर जो हैं उनको करना चाहिए। अच्छा, अब सवाल है कि वायलेंट जो है प्रोटेस्ट है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। वायलेंस कोई जस्टिफाई नहीं करेगा, मैं भी जस्टिफाई नहीं करूंगा, आप भी नहीं करेंगे। मगर वायलेंस कौन कर रहा है? पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब तो सोशल मीडिया है, आई एम थैंकफुल टू सोशल मीडिया कि उन्होंने दिखाया कि जामिया में किस तरह से पुलिस जो है वो ले जाकर के वो आग लगा रही थी, किस तरह से। अभी कल मैंने दूसरा देख रहा था, उसमें गोली, वो भाग गए हैं लोग, प्रोटेस्टर, तो अंदर जाके पुलिस गोली चला रही है। लखनऊ में मैं एक सवाल करता हूं बुनियादी तौर पर, कल जो लखनऊ का जो आ रहा था, उसमें एकदम खामोश मामला था। सड़कें एकदम, मतलब जब सीन दिखा रहे थे, आग लगी हुई थी, तो सड़कें बिल्कुल खाली थी। सवाल है कि सड़कें खाली थी, वहां पर कोई मुजाहिदीन नहीं थे, दमकल, आपका दमकल कहाँ था? आप गाड़ी को जलने क्यों दे रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और, यानी उसमें सवाल ये उठता है कि हो सकता है आग ही इन्होंने लगाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो चार्ज था। मैं एक बात और करूँ आपसे, सवाल ये पैदा होता है, पूरे मुल्क में मुजाहरा हुआ, पूरे मुल्क में, कश्मीर कन्याकुमारी तक, जम्मू में भी हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आग लग रही है यूपी में क्यों लग रही है? इसलिए कि भगवा सरकार है। पटना बिहार में क्यों लग रही है? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जो आपके एलआई है, उनकी गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ थे, इसके फेवर में है। वहां आग लग रही है, वहां आगजनी और वायलेंस हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है कि दिल्ली में पुलिस जो है, दिल्ली में किसकी है? पुलिस दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो ये सारा तमाशा जो है ये होता है कि अपने ही लोगों से आग लगवा दी जाती है ताकि भड़के आपने, और हमको हिंदू मुस्लिम का लेकिन ये एक बात बता दूं आपसे कि ये मुल्क सबका है, ये हिंदुस्तान का कंपल्शन है। मैंने बार बार ये कही थी कि मिलजुल के बनेंगे शीर शकर, दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। यही है इस मुल्क की खास बात, और ये लोग रियलाइज कर रहे हैं। चंद लोग हैं जो हंगामे आरआई पे तुले हुए हैं, समझे आपने, जो लोग इनके मतलब उसमें से थे, अब उनकी सोची भी बात आ रही है कि हो क्या रहा है। आपने जैड के फैज़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील से बताया, और ख़ास तौर पे ये कहा कि प्रोटेस्ट में आना चाहिए, बहुत मुनासिब है, सही है। और कब तक सब्र करेंगे लोग? देश को बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। इस तरह से जो बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिस पर रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जब आप लोगों की शहरियत छीनने की तैयारी करेंगे और मुल्क के लोगों को, जहां इस मिट्टी में पले बढ़े हैं, इनके बुज़ुर्ग रहे हैं, उनको आप गैर मुल्की कहने की कोशिश करेंगे, तो बहरहाल डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का हक़ है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आखिर में आपको याद दिलाऊं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।